ACS. This is Dr. Radhika Kalula, and today we are going to discuss one of the most important topic of this year. So, as we all know that India is the largest democracy in the world, and for any democracy, elections are the keystone, right? And particularly this year is very important for India. Politically, it is very important for India. How? Because elections are going to held. Lok Sabha elections are going to held, right? और ये जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस होते हैं तो कैंपेन्स कंडक्ट करती है, रैलीज कंडक्ट करती है, राइट। और ये कैंपेन्स, रैलीज और भी बहुत सारे खर्चे जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो एक्सपेंस करती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब ये पैसा आता कहाँ से है उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, राइट। तो वो पैसा जो आता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, वही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे मतलब कैसे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा लेती है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया उससे पहले कैसे फंडिंग होती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट। तो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जब नहीं था प्रीवियसली, तो प्रीवियसली कैसे फंडिंग होता था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो फंक्शन कर रही है तो उनके पास पैसा होना चाहिए, बिकॉज विदाउट मनी दे विल नॉट एबल टू फंक्शन, राइट। तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो 2018 में आया, बट 2018 से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे फंक्शन करती थी, उनके पास कैसे सोर्स ऑफ इनकम मतलब पैसा कहाँ से आता था, तो वो आता था यहाँ पे ट्रेडिशनली जो सिटीजन्स होते हैं, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं इंडिया के, जो इंडियन सिटीजन्स होते थे, वही फंडिंग करते थे पॉलिटिकल पार्टीज को, और कॉर्पोरेशन फंडिंग होता था पॉलिटिकल पार्टीज को। बट यहाँ पे जो ये सिटीजन एंड कॉर्पोरेशन फंडिंग जो हो रहा है, कॉर्पोरेशन एंड सिटीजन फंडिंग जो हो रहा है यहाँ पे, राइट, ये फंडिंग कैसे होता था, ये फंडिंग होता था कैश में। मतलब 20,000 तक अगर तुम्हें फंड करना है टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब 20,000 तक अगर फंड करना है पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेशन अगर फंड कर रहा है, देन वो कैश में कर सकता है। But if amount is beyond 20,000, then that funding should be through check and demand draft. वो check और demand draft के थ्रू होता था। तो इस तरीके से पहले फंडिंग की जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आती थी, इस केस में दिक्कत क्या आती थी कि जो भी पैसा आ रहा है, मतलब 20,000 तक तो कैश में आ रहा है, अगर 20,000 से ज्यादा पैसा आया, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ अमाउंट इज 1 लाख, राइट, इफ अमाउंट इज 1 लाख, तो उस अमाउंट को 20,000 में डिवाइड कर दिया जाता था, और उसी अमाउंट को कैश में प्रेजेंट किया जाता था टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे अगर 20,000 तक तुम्हारा डोनेशन है, तो तुम्हें उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन दे रहा है, कहाँ से पैसा आया, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बट फंडिंग इज बियॉन्ड 20,000, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फंडिंग आया कहाँ से है, ये फंडिंग जो आया उसका यूटिलाइजेशन आपने यूज कैसे किया है, ठीक है, उस पैसा को कहाँ पे यूज किया है, वो पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ता था। तो ये जो प्रीवियस मेथड थी यहाँ पे जो कैश में होता था, उसमें इश्यूज क्या थे, उसके ड्रॉबैक क्या थे। अगर कोई भी फंडिंग हो रहा है तो उसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, अगर कैश में हो रहा है तो इट्स ओके, होने दो, राइट। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अगर कैश में पैसा आ रहा है, मतलब यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है बीच में, राइट। जैसे अभी आप देखते हो इलेक्टोरल बॉन्ड में तो बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है बीच में, बट जो पहली चीज होती थी उसमें कोई बैंकिंग सिस्टम बीच में इन्वॉल्व नहीं था। पैसा जो भी मनी आता था वो कैश में भी आता था, और आप सबको पता है अगर कैश में कोई भी पैसा आ रहा है इकोनॉमी में या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो अनअकाउंटेबल मनी है, मतलब उसको ट्रैक करना नामुमकिन है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है उस पैसे का, मतलब यहाँ पे जो भी ब्लैक मनी होता है वो भी फंड किया जा सकता था पॉलिटिकल पार्टीज को वाया कैश। मतलब जितना भी पैसा है उसको 20,000 में आप डिवाइड कर दो एंड देन फंड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने डिवाइड करके किया, और डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, बिकॉज दिस इज अनअकाउंटेबल मनी।
कैश में जो पैसा आता है दैट इज अनअकाउंटेबल मनी और उसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट मुश्किल है, नामुमकिन है, राइट। तो ये इशू था प्रीवियस जो हमारा मेथड था उसके साथ। इसी चीज को यहाँ पे, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्या लेके आए, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए लेके आए यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड, राइट। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये क्या है, आज हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ फाइनेंस बिल, ठीक है, व्हिच इज अ मनी बिल। तो ये फाइनेंस बिल के तौर पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, वो पास हो चुका था। अब पास होने के बाद जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक्शन में आया, कब से ये आया, इंप्लीमेंट कब से हुआ, 2018 से ये इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। अभी इलेक्शन बॉन्ड में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी एंटिटी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है, कोई भी इंडिविजुअल मतलब अगर वो इंडियन सिटीजन है, या कोई भी एंटिटीज जो भी इंडिया में एस्टेब्लिश है, वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकती है वाया इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। और जब यहाँ पे फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी पहले तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे फंड किया जा सकता है। सेकंड, अगर कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी या कॉर्पोरेशन अगर फंड कर रहा है वाया इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उनका आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगा, मतलब आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का ओवरव्यू। अभी हम देखेंगे डिटेल में कि इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है। थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पर्सन ए, राइट, एंड इफ दिस पर्सन ए वांट टू फंड दिस पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंड करना चाहता है, पर्सन ए इस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस पॉलिटिकल पार्टी इज बीजेपी, राइट। अगर पर्सन ए बीजेपी को फंड करना चाहता है तो पर्सन ए जाएगा बैंक के पास, ठीक है। और ये बैंक कौन सा होना चाहिए, ऑथराइज बैंक होना चाहिए एसबीआई का, कोई भी ब्रांच ऑथराइज एसबीआई ब्रांच होगी तो भी चलेगा, बट यहाँ पे एसबीआई ही होनी चाहिए और कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है इन इलेक्टोरल फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड, राइट। अभी पर्सन ए को फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी जो कि बीजेपी है उसको 50 लाख रुपीस फंड करना है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीस फंड करना है। तो ये पर्सन ए कहाँ पे गया, एसबीआई के पास गया, उसने 50 लाख रुपीस एसबीआई को दे दिए। अभी जब एसबीआई में ये पैसा गया, ये एसबीआई में पैसा ऑनलाइन ही जाएगा या फिर चेक के थ्रू जाएगा, राइट। यहाँ पे कैश नहीं जा सकता, मतलब पर्सन ए कैश में पैसा नहीं दे सकता बैंक को, इधर इट शुड बी चेक और एल्स इट शुड बी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जैसे ही एसबीआई के पास 50 लाख रुपए आते हैं, एसबीआई क्या करेगा, एक बॉन्ड इशू करेगा, एक बॉन्ड इशू करता है, और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, बियरर बॉन्ड, राइट। ये बॉन्ड इशू होता है, बियरर बॉन्ड इशू होता है, और ये बॉन्ड किसके पास जाएगा, पर्सन ए के पास। पर्सन ए ने 50 लाख रुपीस बैंक को दिए, बदले में पर्सन ए को क्या मिला, यहाँ पे उनको मिला बॉन्ड, बियरर बॉन्ड मिला। अभी ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के पास, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के पास ये बॉन्ड जाता है, पॉलिटिकल पार्टी, ऑथराइज पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका बैंक अकाउंट रहता है, वो बैंक अकाउंट के थ्रू वहां पे एनकेश कर सकता है इस बॉन्ड को, राइट। अभी यहाँ पे बियरर बॉन्ड जो एक टर्म यूज किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बियरर बॉन्ड, बियरर बॉन्ड मतलब होता है यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, किसी का भी नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बीजेपी हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी का भी नाम लिखा नहीं गया। ये बॉन्ड जिसके भी पास जाएगा, ये पीस ऑफ पेपर, अगर वो पीस ऑफ पेपर ये पॉलिटिकल पार्टी बैंक के पास लेके जाएगी तो उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे एनकेश हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड, ओके। अभी हम थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो फर्स्ट यहाँ पे एसबीआई, यहाँ पे जो बैंक इन्वॉल्व है, ऑथराइज्ड बैंक है, दैट इज एसबीआई। और एसबीआई जब यहाँ पे पैसा लेती है तो वो कौन से डिनोमिनेशन में होना चाहिए, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़ इज द हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है, मतलब हाईएस्ट अमाउंट मतलब एक बॉन्ड
1 करोड़ का ही निकल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई भी इंडिविजुअल को 5 करोड़ देने तो उसके पास 5 बॉन्ड आएंगे, 1 करोड़ ईच, राइट। तो यहाँ पे डिनोमिनेशन क्या है, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड 1 करोड़। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड, यहाँ पे जो ब्योरर ये बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, ब्योरर बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया जाता है। वो पीस ऑफ पेपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, वो पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकेश करवा सकती है वाया बैंक, राइट। सेकंड, यहाँ पे ये जो परचेज कौन सा कर सकता है, बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन परचेज कर सकता है, हमने पहले भी बात की इसकी। तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या कोई भी एंटिटी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है, ठीक है। कोई भी फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में एस्टेब्लिश है तो भी वो फंड कर सकती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करके पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकती है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है वो खुद भी इसको खरीद सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल खुद भी खरीद सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिलके भी उसको खरीद सकते हैं, राइट, बॉन्ड को। नेक्स्ट, यहाँ पे ये वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा, मतलब मैंने बॉन्ड खरीद लिया, वो हो गया फॉर एग्जांपल 1 जैन को मैंने बॉन्ड खरीदा, राइट। तो ये वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा, 15 जैन तक, मतलब 15 जैन से पहले पॉलिटिकल पार्टी को इसको एनकेश करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बॉन्ड यहाँ पे वैलिडिटी इसका खत्म हो जाएगा बॉन्ड का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ऑथराइज इशूअर कौन है, इसको इशू कौन कर सकता है, तो एसबीआई है। और यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड ऑथराइज डेजिग्नेटेड जो एसबीआई की ब्रांच है उसके थ्रू यहाँ पे इशू किया जा सकता है। परचेज एंड एनकेशमेंट, तो परचेज यहाँ पे कौन कर पा रहा है, परचेज इंडिविजुअल या फिर कोई भी एंटिटी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है, वो चेक और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन जो भी मोड है उसके थ्रू वहां पे बॉन्ड को परचेज कर सकती है। और पॉलिटिकल पार्टी इसको एनकेश कर सकती है विद इन 15 डेज, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी कौन है, मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाके उसको एनकेश कर पाएगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। तो फर्स्ट, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी को 1% वोट मिले, 1% वोट मिले लोकसभा इलेक्शन में या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, ठीक है, जो हमारे असेंबली इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन जो इस साल होने वाले, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 1% वोट मिल रखे हैं तो वो यहाँ पे बॉन्ड ले सकती है, मतलब वहां पे वो एलिजिबल है। और ये कहाँ पे दे रखा है, तो ये दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये चीज मेंशन है। इज दैट क्लियर? ये चीज कहाँ पे मेंशन है, पीपल्स एक्ट 1951। नेक्स्ट, यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग हो रहा है, मतलब अगर पहले जो फंडिंग होता था, पहले कैसे फंडिंग होता था, कैश में हो रहा था 20,000 तक, बट यहाँ पे कैश तो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे फंड कैसे हो रहा है, यहाँ पे फंड हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है बीच में, राइट, मतलब बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंक के पास जाना पड़ रहा है और बैंक के थ्रू पूरा काम हो रहा है। अगर यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, राइट। ब्लैक मनी के चांसेस यहाँ पे बहुत कम रहेंगे, अगर ब्लैक मनी जो फंड होता है पॉलिटिकल पार्टी को उसके चांसेस कम हो जाएंगे बिकॉज बैंकिंग सिस्टम इज इन्वॉल्व हियर, राइट। सेकंड, यहाँ पे जितना भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग आ रहा है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे इससे भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी कि कितना फंड आ रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो कहाँ यूटिलाइज कर रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस फंड को कहाँ पे यूटिलाइज कर रही है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के फायदे क्या होंगे, मतलब जो पहले सिस्टम थी उससे इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे ज्यादा बेटर है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पहले तो क्या कर रहे हैं, एनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी को पॉलिटिकल सिस्टम में। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में फंडिंग कहाँ से आ रहा है, वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे अकाउंटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि वो पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, वो कहाँ पे यूटिलाइज की है, राइट। पहले तो तुम्हें बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि टोटल फंडिंग कितना हुआ है, एंड आफ्टर दैट टोटल फंडिंग उसको यूटिलाइज कहाँ किया वो भी बताना पड़ रहा है टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी
मेंटेन की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे कैश को डिस्करेज किया जा रहा है बिकॉज कैश इज एन अनअकाउंटेबल मनी, जिसको अगर कोई भी इकोनॉमी में कैश है उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और वो एक ब्लैक मनी है, राइट। और सेकंड यहाँ पे कोई भी डोनर है उसकी एनोनिमिटी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी जा सकती है। मतलब किसने पैसा दिया पॉलिटिकल पार्टी को उसकी कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो एनोनिमस रहेगा। अगर आप फंड करना चाहते हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा, देन आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे एनोनिमस रहेगी, वो डिस्क्लोज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब इसके चैलेंजेस क्या है? तो फर्स्ट यहाँ पे मतलब ड्रॉबैक्स क्या है, चैलेंजेस माने ड्रॉबैक्स क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट, इट इज अगेंस्ट द राइट टू नो। मतलब कौन फंड कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, कौन फंड कर रहा है? कोई भी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी एक एंटिटी कॉर्पोरेशन कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो फंड कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को वाया इलेक्टोरल बॉन्ड, उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रखी जा रही थी, राइट। तो वी एज अ वोटर, हम वोट करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन उसे फंड कर रहा है। हमारे डिसीजन मेकिंग में, मतलब ड्यूरिंग वोटिंग हमारे डिसीजन मेकिंग में ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट टू नो, कोई भी इंसान का जो राइट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कहाँ से आ रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं मिलता उसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 उसे दैट इज राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे वायलेट होता है वाया इलेक्टोरल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री माने कोई भी इंसान अगर एसबीआई में जा रहा है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी एंटिटी अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है तो उसको पहले एसबीआई में जाना पड़ेगा और एसबीआई में से इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करना पड़ेगा। पर जब यहाँ पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करता है कोई भी पर्सन, एट दैट टाइम वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं है, बस सिर्फ वो किसको पता होगा, एसबीआई को पता होगा। बट एसबीआई एज यू ऑल नो इट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। तो वो एक गवर्नमेंट बैंक है। तो उससे होता क्या है, यहाँ पे जो भी पार्टी पावर में है, राइट, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी इज राइट नाउ बीजेपी इज इन पावर, तो बीजेपी इस चीज का फायदा उठा सकती है और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन निकलवानी हो आराम से इजीली वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है फ्रॉम एसबीआई कि किसने पैसा दिया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन कितना फंडिंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। नेक्स्ट इज loopholes in transparency of donation limit from corporate entities। इसमें क्या है देखो, पहले अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी जो है वो तब ही फंड कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को जब उसका यहाँ पे कितना हो रहा है 7.5 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 3 साल में अगर कोई कंपनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में कोई भी कंपनी अगर 7.5% प्रॉफिट बना रहा है, क्या बना रहा है, प्रॉफिट बना रहा है 7.5%, तो ही वो कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे फंड कर सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे अभी ये चेंज हो चुका है, ये इसको रिमूव कर दिया ये वाला क्लॉज को, और इस क्लॉज को रिमूव करने की वजह से कोई भी कंपनी हो सकती है, शेल कंपनी भी हो सकती है वो, राइट। शेल कंपनी एस्टैब्लिश कर दी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी तो एनोनिमस रहेगी। तो शेल कंपनी के थ्रू यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया जा सकता है, ठीक है। ये क्लॉज रिमूव कर दिया, उसकी वजह से शेल कंपनी के थ्रू भी फंडिंग की जा सकती है विच इज अ लूप होल। नेक्स्ट इज इट कैन लीड टू क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी गवर्नमेंट है तो उसके जो करीब के लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल जो चल रहा है दैट इज अदानी एंड अंबानीज, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वाया पॉलिटिकल स्कीम्स और जो भी है उनको पता रहता है कि क्या क्या लेजिस्लेट होने वाला है और उसके थ्रू उनकी स्ट्रैटेजीज रहती है। दिस इज क्रोनी कैपिटलिज्म, जिन पे आजू बाजू वाले लोग, जो गवर्नमेंट के आजू बाजू वाले लोग हैं, करीबी लोग, उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, राइट।
तो यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है? तो राउंड ट्रिपिंग होता है, राइट? मनी में आपने इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि राउंड ट्रिपिंग होता है। तो राउंड ट्रिपिंग के थ्रू वो पैसा पूरा शेल कंपनी में डाला जा सकता है, और शेल कंपनी अगेन वो फंड कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट? और इस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को यहाँ पे बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे फंड कर रहे हैं तो लेटर ऑन गवर्नमेंट विल ऑफ कोर्स सपोर्ट देम लेटर ऑन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज राइज इन द लार्ज डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेशन। तो पहली बात, तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक मेन मोटिव भी ये था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो भी फंड कर पाए पॉलिटिकल पार्टी को। इसीलिए उसका डिनोमिनेशन क्या रखा गया था? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन 1 करोड़, राइट? क्योंकि हम और आपके जैसे लोग हैं वो 1-1 करोड़ रुपए तो देने नहीं वाले पॉलिटिकल पार्टीज को, वो छोटा अमाउंट ही डोनेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का ये एक मेन मोटिव भी था। बट जब हमने डेटा देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो फंडिंग आया उसका, जब हमने डेटा एनालिसिस किया, तो डेटा के थ्रू हमें पता चलता है कि जो 90% यहाँ पे 90% फंडिंग जो आ रहा है, 90% जो फंडिंग आ रहा है वो 1 करोड़ डिनोमिनेशन में है। मतलब 1 करोड़ अगर डिनोमिनेशन में, मतलब कि कॉमन इंसान तो डोनेट नहीं कर रहा है यहाँ पे पैसा अपना, राइट? तो इसको डोनेट कौन किया कर रहा है यहाँ पे? जो भी बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे, वही यहाँ पे इतने डिनोमिनेशन में फंडिंग कर रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। एंड नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज मनी बिल। पैसेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अ मनी बिल, मतलब उसको एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस किया गया। एज यू ऑल नो दैट अगर कोई भी बिल को एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे राज्यसभा की स्क्रूटिनी से वो बिल बचाया जा सकता है ना? तो यहाँ पे आधार बिल भी पास हुआ था एज अ मनी बिल, तो वो राज्यसभा में उनको उनकी स्क्रूटिनी वहां पे होती नहीं है, वहां पे वोटिंग होता नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। तो मेन यहाँ पे कौन था? लोकसभा जो इसको वोट कर रही है, वो बिल पास हो गया। और जब ये बिल पास हुआ था तब उस टाइम पे जो राज्यसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी नहीं थी, तो इसको इंट्रोड्यूस एज अ मनी बिल किया गया था। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल थिंग। नेक्स्ट इज इशू ऑफ फॉरेन फंडिंग, इश्यूज ऑफ फॉरेन फंडिंग। तो पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू Foreign Contribution Regulation Act 2010, कोई भी फॉरेन एंटिटी, फॉरेन इंडिविजुअल अगर इंडिया में एस्टेब्लिश है तो भी वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर पाता था। बट इसको अमेंड कर दिया, इस चीज को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? अमेंड किया, रेट्रोएक्टिवली इसको अमेंड किया। मतलब पीछे भी अगर हुआ है कोई भी फॉरेन फंडिंग, पीछे भी हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी, तो उसको इसकी स्क्रूटिनी से यहाँ पे बचाया जा सकता है, शील्ड कर दिया गया वाया अमेंडमेंट, राइट? तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि पॉलिटिकल फंडिंग जो हो रहा है अगर वो फॉरेन से आ रहा है तो कोई भी फॉरेन कंट्री जो होगा वो इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है इंडियन इलेक्शंस को, जो भी हमारा इलेक्शन सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वाया फॉरेन फंडिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक। एंड this is all about electoral bond. I hope you are clear with the electoral bond. Thank you and have a nice day.